अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम साहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। तो जनाब, लाख जतन करने के बावजूद मुल्क में गैस का बहरान शदीद होता जा रहा है। गैस की पैदावार में कमी की वजह से मुल्क की इक़्तिसादियात को 4 माह में $194 मिलियन के नुकसान का सामना करना पड़ा है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 53 अरब 37 करोड़ 40 लाख रुपए बनते हैं। मकामी गैस की पैदावार में 374 MMFCD की कमी वाक़ हुई है। इस तरह मुल्क की इक़्तिसादियात को 13 अरब 34 करोड़ 40 लाख रुपए माहाना नुकसान बर्दाश्त पड़ रहा है। जी, तो LPG ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है और एक जानिब गैस कम पैदावार की वजह से 4 माह में 53 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान भर में सुई नॉर्दर्न गैस की लोड शेडिंग जारी है। कई घंटों गैस ना आने की वजह से शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों का कहना है कि गैस ना आने की वजह से बच्चों बड़ों सबको बाजार से महंगा खाना खाना पड़ता है, जो कि उनकी पहुंच से बाहर है। शहरियों का मजीद क्या कहना है वो भी देख लेते हैं। अगर गैस आए तो वो 10-15 मिनट के लिए आ जाती है, फिर चली जाती है और बिल इतने आते हैं कि हैरान रह जाता है बंदा। सुबह के टाइम गैस नहीं होती, शाम के टाइम गैस नहीं होती, क्योंकि घर में खाना पकाना होता है। और अगर सिलेंडर में गैस भराएं तो LPG भी इतनी महंगी कर दी है इन्होंने, 320 रुपए के गरीब बंदा कहाँ से पूरे करेगा। यहाँ पर सुबह 6 बजे आती है और 9 बजे तक गैस होती है, उसके बाद फिर 12 बजे आती है। गैस तो है नहीं तो ज़रूर LPG इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है। फिर भाई गैस की कीमतों में तो इजाफा हो गया है, लेकिन गैस नहीं आती, लेकिन बिल जरूर आते हैं। अब अपने मीटर कटवाने पे मजबूर हो गए हैं, बात यहाँ तक आ गई है। घर भी नहीं गैस आ रही, बाहर लैन जाने हैं, बाहर भी बहुत महंगाई है, कुड़ी वहाँ परेशान हुई पई है। गैस यार बहुत ज्यादा महंगी है, सवारी किराया नहीं भरती। 320 रुपये किलो गैस है, गरीब दी अगे जान निकली पई है। यहाँ पे जो है ना गैस है ना कुछ है, हम लोग मजबूरन यहाँ पे आकर लकड़ी खरीद रहे हैं। थोड़ा गैस भी आवे, हालांकि बिल आते हैं लेकिन गैस नहीं है यार, बहुत मुश्किलात है। हम लोग इधर धूप में बैठा हुआ है, गैस नहीं है यार, घर में बच्चे सारा बीमार पड़ा हुआ है। हाँ, 1 महीने से गैस नहीं आ रही। हम लकड़ी के चूल्हे पे हांडी पकाते, रोटी पकाते। सुबह घर में जाओ तो गैस नहीं होती, शाम को जाओ तो गैस नहीं होती, और बिल माशाल्लाह से इतने अच्छे आते हैं गैसों के, वो भी पे कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी गवर्नमेंट को किसी चीज का एहसास नहीं है। दिन रात में गैस नहीं आती। अब 2 किलो सिलेंडर डलवाते हैं, 1 हफ्ते में खत्म हो जाता है। मैं लकड़ियाँ जला रहा हूँ, सुबह से शाम तक गैस आती नहीं है, बिल इतने आते हैं कि हम भर नहीं पाते। बच्चे नाश्ता कहाँ से करेंगे? सुबह 6 बजे से 6:30 बजे, आधे घंटे की नहीं गैस आती है। बस क्या करें, होटल बाजी करें या गैस सिलेंडर भरवाएं, एक ही काम कर सकते हैं। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मईशत डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो हालिया रिपोर्ट इस वक्त जो हमने दिखाई भी है, जिसके मुताबिक गैस की पैदावार में कमी के बायस पिछले 4 माह में 53 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी डॉक्टर साहब वजह क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? जी, इसमें कई इश्यूज इन्वॉल्व हैं। सबसे बड़ी तो इशू है हमारी लैक ऑफ पॉलिसी, हमारी मिसमैनेजमेंट। हमें ये मालूम था कि जब हम इतनी ज्यादा टैरिफ बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन रिड्यूस होगी। और हमें ये भी पता है कि बड़े अरसे से पाकिस्तानी जो है स्विच कर रहे हैं सोलर पावर की तरफ, जिसकी वजह से जो हमारी कंपनीज हैं जो बनाती हैं इलेक्ट्रिसिटी, बनाती हैं IPPs, वो अपना गैस की जो उनकी कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो रही है। अब ये सबको पता था। अब गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क देता और बताते गवर्नमेंट कि जी हमने आगे करना क्या है। ऑल ऑफ अ सडन हमने अपनी क्या कहते हैं डोमेस्टिक कंपनीज को कह दिया कि जी आप अपनी ट्रांसमिशन जो है वो कर्टेल करें और अपनी रिड्यूस इनटेक करें, जिसकी वजह से तकरीबन 50% जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें से वो रिड्यूस हो गई। और गैस की एज वेल एज ऑयल की भी तकरीबन 27,000 बैरल जो है हमारी रिडक्शन हुई, जिसकी वजह से ये सारे लॉसेस हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि फुकदान है पॉलिसी का और मिसमैनेजमेंट है। फुकदान है पॉलिसी का और मिसमैनेजमेंट है। डॉक्टर शाहिद साहब, हम देखते हैं कि सर्दियों में यकीनन ऐसे होता है कि गैस की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, गैस की किल्लत भी होती है, आवाम परेशान भी होती है। तो हुकूमत की पॉलिसीज होनी क्या चाहिए? जैसे कि आपने कहा ना कि पॉलिसीज नहीं है, मिसमैनेजमेंट है, तो कैसे इस नुकसान को कवर किया जा सकता है? जी, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि आपको प्लान अहेड करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि ऑल ऑफ अ सडन आप एक डिसीजन लें जिसका परमानेंट डैमेज हो। आप देखें जिन कंपनियों ने से हम गैस ले रहे हैं, MOL है, OGDCL दूसरी हैं, उन्होंने जो ये कर्टेलमेंट की है, ये बाज वेल्स के लिए परमानेंटली डैमेज कर देगा। वो हम प्रोडक्शन वहां से कर ही नहीं सकेंगे। तो एक तो ये कि हमें एक तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो गैस की एलोकेशंस हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए।
हमें इनएफिशिएंट यूज ऑफ गैस जो है इस वक्त जो है वो नहीं करना है। और हमें ये जो क्या कहते हैं अपना डोमेस्टिक जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है उसको प्रमोट करना है। हमारे पास जो ऑयल एंड गैस ऑलरेडी है उसको हमें पहले प्रायोरिटी करनी है, और जो इंपोर्ट्स हैं उसे हमें रिड्यूस करना है। हम कर ये रहे हैं कि एट द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम इंपोर्ट करते जा रहे हैं, तो ये कोई सही तरीका नहीं है। हमें ये सारी चीजें जो हैं प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मैनेज नहीं हो पा रहा, कहीं मिसमैनेजमेंट हमें नज़र भी आ रही है और प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि एक साल पहले या सर्दियाँ आने से पहले ही बता दिया जाता है कि इस दफ़ा जो सर्दियों में आपको गैस नहीं मिलेगी। सर्दियों में तो हमने कभी सुना ही नहीं था कि जी गैस की कोई लोड शेडिंग होती हो। अब लोड शेडिंग भी हो रही है और जहाँ पर आनी चाहिए तो जो वक्त दिया जाता है उसमें गैस भी नहीं आ पा रही। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर ठीक करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, किस किस्म की मैनेजमेंट की ज़रूरत है? क्योंकि जो गैस कतर से भी आनी थी शायद एक साल के लिए, उससे भी अब मौखर कर दिया गया है। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है इसमें? देखिए, जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमने ईएनपी की जो पॉलिसी है वो एक साल से अभी तक वो फाइनल नहीं हो पा रही, और हमें वो पॉलिसी करनी है। पाकिस्तान में देखें इनफ ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम ना पॉलिसी लेकर आते हैं ना हम उसको प्रॉपरली एक्सप्लोर कर पाते हैं। अब देखिए, अब जस्ट रिसेंटली कोएत was one of the latest victim। एक साल पहले वो आए, कमिटमेंट करके आए कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब वो $60 मिलियन के अपने एसेट बेच के जा रहे हैं। तो हमारी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है सबसे बड़ा जो वो हमें उसको फाइनल करना है। दूसरा ये है कि हमने अपनी लोकल जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपैंड करना है। हमने जो ईएनपी की पॉलिसी का फ्रेमवर्क है उसको फाइनल करना है। और हमने जो जहां जहां हमारे ऑयल एंड गैस के एरियाज हैं वहां अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स है तो उनको मैनेज करना है। देखिए, हमारे केपी में और नॉर्दर्न बलूचिस्तान में इतनी ऑयल एंड गैस है कि हम पाकिस्तान की तकरीबन 70% डिमांड पूरी कर सकते हैं, मगर हम वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जो ब्लॉक्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई भी हैं उसमें से भी हम ऑयल एंड गैस नहीं निकाल पा रहे। और जो जो आइडेंटिफाई हो चुकी है गैस, जैसे करक में है, वहां से हम उसको नेशनल ग्रिड में कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे। तो ये हमारी अपनी गवर्नेंस की फेलियर्स हैं जिसे हमें रिजॉल्व करने हमारी की अपनी जरूरत है। फेलियर है, हमें बहुत अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है भी आपके वक्त का। और हम अक्सर देखते हैं ऐसे ही होता है, जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं गैस की पैदावार में भी कमी आना शुरू हो जाती है, गैस के मसाइल शुरू हो जाते हैं और इसका अल्टीमेटली आवाम को नुकसान होता है, आवाम को सारी मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं। देखते हैं हुकूमत इस हवाले से क्या पॉलिसीज़ बनाती है। खैर, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात कर लेते हैं बानी पाकिस्तान रहबरो रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश की। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल और अंग्रेज़ों के जुल्मों सितम से बड़े सगीर के मुसलमानों को आज़ादी दिलवाने वाले पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश है। मुल्क भर में कायद आज़म का 148वां यौम पैदाइश मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है और मुल्क भर में पाकिस्तानी अपने अजीम कायद की याद में केक कटिंग सेरेमनीज और दुआया तकरीबात का इनेकाद करते हैं। और इस सिलसिले में कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। सुबह से अब तक अहम सियासी और दीगर अहम शख्सियात मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातह खानी भी की। मज़ार कायद पर आज कौन कौन आया और कैसी रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया, इस पर देखते हैं रिपोर्ट। मुल्क भर में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। अकादमी सीनियर अंडर ऑफिसर की वर्ड ऑफ कमांड पर पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी का दस्ता कायद आज़म के मज़ार की गार्ड संभालेगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। बाबाए कौम के यौम विलादत पर आज मुल्क भर में आम तातील है। सरकारी और निजी इदारों में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ आपको बताएं कि बानी पाकिस्तान की यौम पैदाइश पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म
शहबाज शरीफ की तरफ से बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश किया गया। यौम क़ायद पर पैगाम में कहा कि कायद आज़म ने सियासी जद्दोजहद के जरिए तारीख का धारा बदला, बरसगीर के मुसलमानों की भरपूर वकालत की। कायद आज़म ने वो करके दिखाया जिसे बहुत से लोगों ने नामुमकिन समझा। बिल्कुल, और कायद आज़म पाक व हिंद के मुसलमानों को एक कौम बनाने में कामयाब हुए। कायद के उसूलों पर अमल पैरा होने के लिए अनथक कोशिश करनी चाहिए। एक खूबसूरत पैगाम जो मुल्क की आला क़यादत की जानिब से दिया गया। अब आपको एक म्यूज़ियम का दौरा करवाते हैं जो कि कराची में मज़ार कायद के अहाते में मौजूद है। इस म्यूज़ियम में कायद आज़म की शख्सियत का मुकम्मल अहाता किया गया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात बता रही हैं कराची से हमारी नुमाइंदा नाजिश अयाज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। कराची में कायद आज़म के मज़ार पर आएँ तो अहाते में मौजूद म्यूज़ियम आने वालों को खुशामदीद कहता है। म्यूजियम में दाखिल हों तो दाएं हाथ पर मौजूद कायद आज़म की ज़ाती इस्तेमाल की कैटलग और पैकार्ड गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, जिसके साथ ही बानी पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल मलबूसात और गाउन्स शोकेस का हिस्सा हैं। यहाँ उनके इस्तेमाल में रहने वाले सोफे और डाइनिंग टेबल के अलावा उनका पसंदीदा डिनर सेट भी मौजूद है। म्यूजियम में कायद आज़म की ज़ेर इस्तेमाल स्टडी टेबल और उनकी एहलिया के ज़ेर इस्तेमाल बेडरूम सेट भी मौजूद है। कायद आज़म मोहतरमा फातिमा जिन्ना और उनकी एहलिया की तस्वीर और मुख्तलिफ मौक़ों पर बानी पाकिस्तान की तस्वीर और सपासनामे भी म्यूजियम का हिस्सा हैं। म्यूजियम के वस्त में रखे शोकेस में बानी पाकिस्तान के कुरान करीम के नुस्खे, सिक्के और नोटों के साथ ज़ाती तहाइफ भी मौजूद हैं। आवाम का आना तो बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में, क्योंकि उनको वो चीज़ें जब देखेंगे तो उनको लगाव पैदा होगा। यहाँ सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से कायद आज़म से मोहब्बत का इजहार करने वाले आते हैं। हम लाहौर से यहाँ घूमने आए हैं, ठीक है, और ये मालूमाती म्यूज़ियम है, यहाँ पे लोगों को आना चाहिए। बहुत अच्छा और लग रहा है, महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बच्चों को घुमाने के लिए लेके आई हूँ, यहाँ पे बहुत नॉलेज मिलती है। यहाँ आने वाले कहते हैं कि बच्चों और बड़ों सबके लिए ये म्यूजियम बानी पाकिस्तान के हवाले से मालूमात से भरा हुआ है। म्यूजियम में मौजूद हर शय ही कायद आज़म की खूबसूरत शख्सियत और उनकी नफासत का मुँह बोलता सबूत है। अब चाहे वो उनकी खूबसूरत गाड़ियाँ हों या फिर उनकी इस्तेमाल की दीगर ज़ाती अशिया। कैमरामैन मोहम्मद शुजात के साथ नाज़िश अयाज, सुनो न्यूज़ कराची। जी बिल्कुल, कायद आज़म की बसीरत को पूरी कौम का सलाम है। नाज़िश अयाज की रिपोर्ट आपने जानी। और इमरान, आपको एक और अहम दिन की मुबारकबाद पेश करती हूँ, वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश की। जी बाहम खैर मुबारक, और आपको भी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक हो। तो नाज़रीन, दुनिया भर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मजहबी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। वेटिकन सिटी में तकरीब हुई जिसमें खिताब के दौरान के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का जंगों के खात्मे और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। अमरीकी सदर जो बाइडन ने क्रिसमस के मौके पर इत्तेहाद और इत्तफाक का पैगाम दिया। हस्पानवी बादशाह फिलिप की दुनिया को क्रिसमस की मुबारकबाद। जी बिल्कुल, बरतानवी शहजादा विलियम और अहलिया केट मिडल्टन का क्रिसमस के मौके पर बाहमी भाईचारे और मोहब्बत के फ़रोग़ का पैगाम। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से खलाबाजों ने भी क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी अपने मजहबी त्यौहार क्रिसमस को इंतहाई अक़ीदत और एहतराम और आज़ादी के साथ मना रही है। मुल्क भर के गिरजाघरों में रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया है, जहां मसीही बरादरी ने इबादत के साथ साथ मुल्क की सलामती के लिए दुआएं और अख़ुवत और भाईचारे के जज्बे पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मुल्क भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद पेश की है। इस्लामाबाद से ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। सिपा सालार ने मुल्क भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने अक़लियतों बिलखुसूस मसीही बरादरी की पाकिस्तान के लिए शानदार खिदमात को सराहा। ISPR के मुताबिक मसीही बरादरी ने चर्च आमद पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि क्रिसमस मोहब्बत, हमदर्दी, सखावत और खैर सगाली जैसे आफाकी उसूलों की अलामत है। मोहब्बत और हमदर्दी पाकिस्तान के मुतनव्वो माशरे को मजबूत बनाते हैं। इस मौके पर आर्मी चीफ ने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी खराज अकीदत पेश किया। कहा, कायद-ए-आज़म की बसीरत अफरोज क़यादत से पाकिस्तान कायम हुआ। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के उसूलों पर मजबूती से अमल पैरा होने की बदौलत पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। कायद-ए-आज़म के उसूल कौम की तामीर के लिए अब्दी रहनुमाई भी फराहम करते हैं। क्रिसमस तकरीब में आर्मी चीफ की मौजूदगी और इजहार यकजहती पर मसीही बरादरी ने आर्मी चीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया।
सही, तो दुनिया भर में क्रिसमस की खुशियां मनाई जा रही हैं जी। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब कुछ बात करते हैं कौमी क्रिकेट टीम के दौरा जनूबी अफ्रीका और चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। 19 फरवरी को कराची से मेगा इवेंट का आगाज़ होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा और 8 टीमों में 15 मुकाबले शेड्यूल है। मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। जी बिल्कुल। और पाक भारत टाकरा जो है वो 23 फरवरी को न्यू दुबई में होगा। जी नाज़रीन, बहुत इंतजार के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का तो ऐलान हो ही गया है। रिपोर्ट भी आपने जानी। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे जनूबी अफ्रीका की। कल कौमी क्रिकेट टीम अपना पहला टेस्ट मैच सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियम में खेलेगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट में 7 बैटर्स के साथ मैदान में उतरने की हिकमत अमली बनाई है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज इनफॉर्म साइम अयूब के साथ कप्तान शान मसूद करेंगे। अब्दुल्ला शफीक की जगह साबिक टेस्ट कप्तान बाबर आजम को शामिल किया जा रहा है, जो कि 3 नंबर पर खेलेंगे। कामरान गुलाम नंबर 4, नायब कप्तान साउद शकील नंबर 5, जबकि वनडे और T20 कप्तान विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान जो है वो नंबर 6 पर बैटिंग करेंगे। वाजरे के वाइट बॉल सीरीज़ के बाद अब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी और T20 सीरीज़ जनूबी अफ्रीका के नाम रही थी, जबकि वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान ने मेज़बान टीम को वाइट वॉश किया था। टेस्ट मैच में खिलाड़ियों की ये उखाड़ पिछाड़ क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फतह दिलवा सकेगी या नहीं, ये तो हम कल जो पहला टेस्ट मैच शुरू होने जा उसमें देखेंगे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी होती है। बहरहाल वनडे में तो पाकिस्तान ने कमाल कर दिखाया और तीनों मैचेस जीत के एक रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि टेस्ट में भी पाकिस्तानी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। एक और अहम मामला उस पर हमने बात करनी थी। सरगोदा शहर के गली महल्ले जहाँ देखें बिजली के तारों के गुंजल हैं और लटकती हुई 11 kV की तारें खौफ फैला रही हैं। लटकती तारें मौत के सामान के अलावा और कुछ नहीं। किसी को कुछ मालूम नहीं कब और किसके खिलाफ हादसा पेश आ जाएगा। इस हवाले से नुमाइंदा सुनो न्यूज़ अली रजा ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देख लेते हैं। अलीपुर सरगोदा शहर गली महल्ले जहां देखें बिजली की तारों के गुंजल और 11 kV की तारें सरेआम मौत की दावत दे रही हैं। कचहरी बाजार, उर्दू बाजार और बिलखसूस सराफा मार्केट के बारे में बात की जाए तो वहां इन तारों की वजह से ताजरों की ज़िंदगी अजीरन बनकर रह गई है। ज़रूरी अफसरान से भी बात करेंगे कि उनकी इस गफलत और लापरवाही की वजह क्या है और लोगों से भी बात करेंगे कि उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। आए दिन तारें गिरती हैं, हाई वोल्टेज तारें हैं, तारें बेफजूल लटक रही हैं। हुकूमत की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, इदारे चुप बैठे हैं। नुकसान हो रहा है तो वो हम आवाम का ही होना है, उससे इदारों को कोई लेना देना नहीं है। ये लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है, इनका काम 1 रुपये का काम कहीं नजर नहीं आता इनका। आए दिन यहाँ हादसा हो रहे हैं, कई जगह पे दुकानें जलकर खास बिस्तर हो चुकी हैं। ये पता नहीं चलता कि ये किस जगह से ये डैमेज है। सारी 11 की तारें हैं और बिल्कुल क्लोज हुई हैं, ऐसे गुच्छे बने हुए हैं और हमें खतरा है कि ये स्पार्किंग ना कर जाए, शॉर्ट ना कर जाए। इसलिए हमें पंजाब हुकूमत से अपील है कि ये महल्ले वाले भी, दुकानें वाले भी। खंभे जो हैं जब पानी आया उसकी वजह से जगह नरम होने की वजह से सारे टेढ़े हो गए। ठीक है, घरों के ऊपर से ये बिजली की सारी तारें, मेन तारें जा रही। हमने काफ़ी दफ़ा अपील भी किया है लेकिन फैसको ने कोई भी हमें रिस्पॉन्स इसका नहीं। पिछले दिनों में 2 हादसे हुए हैं, जाने 2 जा चुकी हैं। अपने मोहल्ले में खड़ा हूँ, यहाँ पे भी हमने कितनी कंप्लेनें की, यहाँ पे कोई भी नहीं आता और सराफा बाजार में तो बिल्कुल कोई नहीं आता, वहाँ पे तो कई जाने जा चुकी हैं। 1 जनवरी से लेके आज तक सरगोदा में 350 के करीब इलेक्ट्रिक शॉक की एमरजेंसीज आई हैं और इसमें जो इंतहाई ख़तरनाक और काबिल अफसोस बात है वो ये है कि इन 350 एमरजेंसीज में 24 ऐसे लोग थे जिनकी मौका पर वफ़ात हो गई है और अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड ने वापडा हुकाम को भी ये रिकमेंडेशन भेजी हैं कि इस हवाले से एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। जमीन पर लटकती हुई इन तारों की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन बनकर रह गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पिछले 1 साल में 350 से ज्यादा हादसा रूनुमा हो चुके हैं। अगर फैसको हुकाम इस पर अमल दरामद करता और इन तारों की देखभाल के लिए कोई अमली इक़दाम किए जाते तो यकीनन ऐसे हादसा रूनुमा नहीं होते। कैमरामैन शाहिद के साथ अली रजा, सुनो न्यूज़, सरगोदा। तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर और तारें जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। कोई भी बड़ा हादसा वहाँ पर पेश हो सकता है और इससे पहले बहुत से हादसा हो भी चुके हुए हैं। ना सिर्फ हादसा हुए हैं बल्कि आला हुकाम को बताया भी गया है और हमने रब्ता करने की कोशिश भी की है ऐसी फैसको सरगोदा इब्रार अहमद खान साहब से कि वो इसमें
में क्या कहते हैं और उनका क्या रद्दअमल क्या है, चूँकि अभी हम रिपोर्ट पे भी आपको दिखा रहे थे कि 300 से ज़ायद वाक़यात जो रिपोर्ट हुए हैं, 24 कीमती जानें इन वाक़यात में चली इससे गई। पहले भी हम ये इशू उठा चुके हैं और हम देख रहे थे कि फॉलोअप में कोई ना कोई इस पर अमल दरामद होगा, इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इंसानी ज़िंदगी ऐसे दाव पर लगाई हुई है, लटकती तारें, नंगी तारें ऐसे छोड़ देना कितना बड़ा रिस्क है और इंसानों के साथ ये ज्यादती है। इंतजामिया की गफलत है यहाँ पर। इंतजामिया को चाहिए कि हरकत में आए और इस हवाले से कोई एक्शन ले और कोई सॉलिड इकदाम किए जाएं ताकि आवाम को महफूज बनाया जा सके। खैर, प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। आप हमारे साथ थे। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं मानसारा के बलाई और मैदानी इलाके शदीद खुश्कसर्दी की लपेट में आ गए हैं। रात और सुबह के औकात में सर्द हवाएं चलने के बायस खून जमा देने वाली सर्दी है। कागान वैली के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत माइनस होने से आबशार, नदी नालों और सड़कों पर पड़ा हुआ पानी जम चुका है और उसके किनारी डैम मुकम्मल तौर पर जम चुका है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे मियाँ अब्दुल वहीद से। जी अब्दुल वहीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात कर लें तो मानसेरा के मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी का राज जो है बरकरार है। खुश सर्दी के बायस मुख्तलिफ बीमारियां भी फैल रही हैं। जबकि अगर बालाई सियाती मकामात की बात करें तो बालाई सियाती मकामात पर नदी नाले आबशारें मुकम्मल तौर पर जम चुकी हैं, जिसके बाद इलाका मुकीनों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। रात और सुबह के अवाक़ित में ठंडी हवाएं चलने के बायस लोग घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। वादिय नारान का खान के दर्जा हरारत की बात करें तो दर्जा हरारत नुक्ता इंजबात से नीचे गिर चुका है। वादिय नारान का खान के आबशारें मुकम्मल तौर पर जम चुकी हैं। दूसरी जानब महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मानसेरा के मैदानी और बालाई इलाकों का मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। जी, मौसम सर्द और खुश रहेगा और हमने देख भी लिया कि कितना खूबसूरत मंजर है। बहरहाल मौसम बहुत ज़्यादा शदीद है। जहाँ पर गर्मी पड़ती है वो कहते हैं यहाँ पर बर्फबारी हो, जहाँ पर बर्फबारी होती है वहाँ पर लोग जो है वो घरों में महसूस होकर रह जाते हैं और यही पूरी दुनिया में होता है। और जनवरी के पहले हफ्ते कह रहे हैं कि शदीद सर्दी हो जाएगी, मतलब सर्दी फुल अपने जौबन पे होगी। खैर, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।